नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। मतलब भोजन को अपनी दवा बनने दें और दवा को अपना भोजन। पर सवाल यह है कि कौन सा भोजन, हम किस तरह का भोजन करें, कौन सा भोजन बेहतर होगा हमारे बॉडी के लिए। वीगन, वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट ही एक बैलेंस डाइट है। हम किस तरह का भोजन करें कि हमारा हेल्थ भी अच्छा रहे और एनवायरमेंट को भी कम से कम नुकसान हो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। Meat sales fell by 184 million. Agriculture industry is responsible for 20%. They are good, aren't they? And a wonderful source of B vitamins. They're heating the planet. और है क्या इसमें? भाई इसके अंदर किसी की बुआ, किसी की चाची, किसी की भाभी, मतलब चिकन है इसके अंदर। Linking meat and cancer. The World Health Organization. Go vegan. Veganism. एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताते हैं कि आज से करीब 26 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने मीट खाना शुरू किया था, पर शौक से नहीं बल्कि जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। और करीब 17 लाख साल पहले आग का आविष्कार हुआ और फिर उन्होंने मीट को पकाकर खाना शुरू किया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताते हैं कि वास्तव में पके हुए मीट ने इंसानी ब्रेन के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई। दरअसल ह्यूमन ब्रेन बाकी जानवरों की तुलना में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। मोर प्रिसाइजली हमारे टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का 20% पार्ट ब्रेन ही कंज्यूम कर लेता है। और पके हुए मीट ने ना सिर्फ इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा किया, बल्कि इससे मिलने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी ने हमारे ब्रेन के साइज को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। समय के साथ साथ हमारे ब्रेन का साइज बड़ा होता गया और हम इंसान इस धरती पर सर्वाइवल के रेस में सबसे आगे निकल गए। कृषि का विकास हुआ और कुछ लोगों ने मीट खाना बंद कर वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी बन गए। वहीं कुछ लोगों ने मीट के साथ साथ सभी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि दूध और दूध से बने सभी प्रोडक्ट खाना भी बंद कर वीगन बन गए। और इसके पीछे जो वजह रही वो है शायद रिलीजन एंड कल्चर, एनिमल क्रुएल्टी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइमेट कंडीशन। कहने का मतलब यह है कि हमारे पूर्वज ओमनिवोर्स थे और शायद इसी कारण से पूरे वर्ल्ड में 75% लोग अभी भी ओमनिवोर्स हैं, यानी कि वो मीट भी खाते हैं और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में करीब 39% पॉपुलेशन वेजिटेरियन या वीगन है और यह नंबर पूरे वर्ल्ड में लगातार बढ़ रही है। लोग तेजी से वेजिटेरियन या वीगनिज्म अपना रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा खाना बेहतर है हमारे बॉडी के लिए। सबसे पहले अगर न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से देखें तो नॉन वेजिटेरियन फूड से हमें भरपूर एनर्जी के साथ साथ लगभग सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कंबाइंड रूप से एक ही सोर्स से मिल जाता है। वहीं अगर वेजिटेरियन फूड की बात करें तो आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग फूड्स की जरूरत होती है। आपको अपने प्लेट में वैरायटी लगाना होता है। जो दूसरा फायदा है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का वो ये है कि इसमें कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में शायद ही मिल पाते हैं, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन D3 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो तीसरा फायदा है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का वो ये है कि इससे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब होता है। उदाहरण के लिए पालक में आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है मीट के तुलना में, लेकिन पालक से आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके बॉडी को ज्यादा एनर्जी खर्च करना होता है मीट के तुलना में। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन वेजिटेरियन फूड न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी के मामले में थोड़ा सा बेहतर है वेजिटेरियन फूड से। लेकिन जरा इसका दूसरा साइड भी तो देख लें। तमाम रिसर्च बताती है कि वेजिटेरियन फूड के तुलना में रेगुलर मीट खाने से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही के एक स्टडी में पता चला है कि वेजिटेरियन फूड्स के तुलना में रेगुलर मीट कंजम्पशन से हर तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। साल 2022 में की गई एक रिसर्च में करीब 4,72,000 लोगों को शामिल किया गया था। मतलब सैंपल साइज कितना बड़ा है, 4,72,000। और इसीलिए इस रिसर्च का रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी लोगों को 4 अलग अलग समूहों में बांटा गया। पहले समूह में वो लोग थे जो रेगुलर मीट खाते थे, यानी हफ्ते में 5 या उससे अधिक बार। दूसरे समूह के लोग कभी कभी मीट खाते थे। तीसरे समूह में वो लोग थे जो मीट नहीं सिर्फ मछली खाते थे। और चौथे समूह के लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन थे। 11 साल तक चली इस स्टडी से कुछ अहम बातें सामने आई। रेगुलर मीट खाने वालों की तुलना में कभी कभी मीट खाने वालों में कोलोरेक्टल यानी कि आंत के कैंसर का खतरा 8% तक कम था। वहीं रेगुलर मीट खाने वालों की तुलना में वेजिटेरियन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 18% तक कम था। और वहीं सिर्फ मछली खाने वालों में रेगुलर मीट खाने वाले की तुलना में हर तरह के कैंसर का खतरा 10% तक कम था। और मीट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है प्रोसेस्ड मीट। मीट को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल मिलाया जाता है, उसको प्रोसेसिंग करा जाता है और दोस्तों यह बहुत खतरनाक होता है। एक स्टडी के अनुसार रेगुलर प्रोसेस्ड मीट खाने से कैंसर का खतरा 30% तक बढ़ सकता है। यूएस के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के एक स्टडी के मुताबिक अगर हर कोई वेजिटेरियन अपना ले तो इस दुनिया से हर साल करीब 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है।
और वहीं अगर हर कोई वीगन बन जाए तो करीब 80 लाख मौतों को टाला जा सकता है। इतना ही नहीं, मीट के उत्पादन में जानवरों को लाइव स्टॉक फार्म में रखा जाता है। उनको बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स खिलाई जाती है और एंटीबायोटिक्स का डोज इतना ज्यादा होता है कि मीट के साथ साथ वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है और हमारा बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाता है। अगर किसी का बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाए, कोई भी बीमारी उसे आसानी से लग सकती है। पिछले कई सालों में कई गंभीर बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैली, जैसे कि HIV, एड्स, इबोला, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू और हाल ही में कोरोना वायरस। तो कहने का मतलब यह है कि मीट भले ही न्यूट्रिएंट्स के मामले में बेहतर हो, लेकिन रेगुलर मीट खाना आपको बीमार कर सकता है। बात यही नहीं रुकती, यह मामला एनिमल क्रुएल्टी से भी जुड़ा हुआ है। वेजिटेरियन सोसाइटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यूके में एक इंसान पूरे लाइफ टाइम में करीब 11,000 छोटे बड़े जानवर खा जाता है, जिसमें 4 बड़े जानवर, 18 पिग्स, 23 भेड़, 28 बतख, 1158 चिकन्स और 10,000 प्लस 10,000 प्लस छोटी और बड़ी मछलियां शामिल है। वैसे पूरे दुनिया में तकरीबन एक नॉन वेजिटेरियन इंसान पूरे साल भर में करीब 42 किलोग्राम मांस खा जाता है। इतना ही नहीं, मीट के उत्पादन से हम अपने साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम बीफ के उत्पादन में करीब 13,000 से 1 लाख लीटर तक पानी खर्च होता है। वहीं 1 किलोग्राम गेहूं के उत्पादन में 1000 से 2000 लीटर पानी खर्च होता है। लाइव स्टॉक फार्म में मीट के उत्पादन के लिए जानवरों को पाला जाता है और इसमें जो जमीन का इस्तेमाल होता है वह कृषि योग्य उपलब्ध जमीन का करीब 70% पार्ट। यह एरिया इतना बड़ा है कि इसका क्षेत्रफल पूरे इंडिया के क्षेत्रफल से भी कहीं ज्यादा है। 1 किलोग्राम मीट के उत्पादन में जितना जमीन यूज होता है, उतने ही जमीन में हम कम से कम 2.5 किलोग्राम शाकाहारी भोजन उगा सकते हैं। साल 2015 में साइंस जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च आर्टिकल के अनुसार मीट की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए साल 2050 तक इंडिया के एरिया के बराबर एडिशनल लैंड की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए जंगलों को काटा जाएगा। और अगर लोग मीट खाना कम कर दें तो जंगल के इतने बड़े पार्ट को बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कहानी यही नहीं रुकती, मीट ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रहा है। एक रिसर्च के अनुसार मीट प्रोडक्शन से होने वाले एमिशंस ह्यूमन एक्टिविटीज से होने वाले एमिशंस का 20% है और यह यातायात के सभी साधनों जैसे कि ट्रेन, बस, प्लेन, इन सब से होने वाले एमिशन से भी कहीं ज्यादा है। सरल भाषा में समझें तो एक कार को 3 घंटे तक चलाने में जितना एमिशन होता है, उतना ही एमिशन 1 किलोग्राम मांस को आपके प्लेट तक पहुंचाने में होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यह हवा को पॉल्यूट कर रहा है और इतना ही नहीं, यह वाटर पॉल्यूशन में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। यह सॉइल पॉल्यूशन में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो अब सवाल यह होगा कि क्या मीट खाना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? तो दोस्तों, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है यह हम सबका अपना पर्सनल चॉइस है, पर मेरा काम है एक सही जानकारी आप सबों तक पहुंचाना, जिससे कि हर कोई एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि क्रॉप फार्मिंग यानी कि शाकाहारी भोजन उगाना भी पूरी तरह से ग्रीन प्रोसेस नहीं है। यह पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं है। इसके लिए भी एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज होता है। इससे भी सॉइल, एयर और वाटर पॉल्यूशन होता है। इससे भी जानवरों की मौत होती है। पर वहीं अगर हम शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन में कंपेयर करें तो शाकाहारी भोजन बेटर होगा हमारे लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। कहने का मतलब यह है कि हर चीज में सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी हो सके नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करना चाहिए और वेजिटेरियन डाइट की तरफ बढ़ना चाहिए। वीगन लाइफस्टाइल एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है और ये सस्टेनेबल भी हो सकता है, क्योंकि इससे एनिमल क्रुएल्टी भी कम होगा, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा और हम एनवायरनमेंट को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।